आज की ऑनलाइन क्लास में आप क्लास 9th हिस्ट्री लेसन नंबर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को समझेंगे। बच्चों, पाठ के प्रश्न उत्तर को समझने के पश्चात आपकी जो विषय वस्तु है और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो आज आपको कुछ जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं चैप्टर के, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को और उनके उत्तर को बताया जाएगा। तो आप ध्यान से सारे प्रश्नों और उनके उत्तर को सुनिए और समझिए। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि हिटलर के विचार किन दार्शनिकों के विचारों पर आधारित था। तो दो दार्शनिक थे, ये प्रकृति विज्ञानी थे, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। दूसरा प्रश्न है 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के किस राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया था। तो उत्तर होगा राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने। अगला प्रश्न है नाज़ी शासन में कुल कितने किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया गया। यानी नाज़ी शासन ने कुल कितने तरह के लोगों को जर्मन साम्राज्य में निशाना बनाया, उनका शोषण किया, दमन किया। तो उत्तर होगा 52 किस्म के लोग, 52 किस्म के लोगों को उन्होंने अपने दमन का निशाना बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की सबसे बड़ी भूल क्या थी। तो बच्चों, आपको पढ़ाते वक्त बहुत स्पष्ट रूप से इसको बताया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो हिटलर की सबसे बड़ी भूल थी वो था सोवियत संघ पर हमला करना। तो ये इसका उत्तर होगा कि सोवियत संघ पर हमला करना हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी मानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ किन किन देशों ने दिया और इन्हें क्या कहा जाता है। तो जर्मनी का साथ इटली और जापान। तो इटली, जापान और जर्मनी ये 3 देश थे जिनको धुरी राष्ट्र भी कहा जाता है। तो जर्मनी का साथ किसने दिया था? इटली और जापान ने दिया था। तो इन तीनों देशों को धुरी राष्ट्र, एक्सिस पावर कहा जाता है, धुरी शक्तियाँ। फिर इसके बाद जो है किन देशों को मित्र राष्ट्र कहा जाता है। तो फ्रांस, इंग्लैंड और रूस को मित्र राष्ट्र कहा जाता है। फिर है हिटलर ने आर्थिक संकट से निकालने के लिए, हिटलर ने जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए कौन सा विकल्प चुना। तो उत्तर होगा हिटलर ने आर्थिक संकट से निकालने के लिए युद्ध का विकल्प चुना था। अगला प्रश्न है घेटो या दड़बा किसे कहा जाता था। तो उत्तर होगा कि यहूदी बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो या दड़बा कहा जाता था। फिर नवंबर का अपराधी कहकर किसे बुलाया जाता था। तो वाइमर गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर बुलाया जाता था, क्योंकि वाइमर गणराज्य जो था वह ठीक प्रकार से शासन नहीं कर पाया और इनको बदनाम करने के लिए इनको नवंबर का अपराधी नाज़ियों के द्वारा कहा गया, वहाँ के लोगों के द्वारा भी कहा गया था। फिर इसके बाद नाज़ीवाद क्या है। एक आपका ये चैप्टर ही है कि नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पढ़ रहे हैं आप। तो नाज़ीवाद शब्द से क्या मतलब है। तो नाज़ीवाद यह एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की पूरी संरचना का नाम है जिसका जनक हिटलर को माना जाता है। जर्मन साम्राज्य में यह एक विचारधारा की तरह फैल गई थी जो खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित था। अब बच्चों, ये तो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न थे। इसके बाद थोड़े दीर्घ प्रश्नों को आप इसमें देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था। तो नाज़ियों के विश्व दृष्टिकोण को कई भागों में आपको समझना है। जैसे पहला दृष्टिकोण उनका था कि सभी समाजों का जर्मन साम्राज्य में बराबरी का हक नहीं है। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। नाज़ियों का मानना था कि जर्मन आर्य सबसे उच्च कोटि की नस्ल है और इसे ही जीने का हक है, बाकी किसी को भी जीने का हक नहीं है, अतः इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। ये पहला उनका दृष्टिकोण था। जो दूसरा प्रमुख दृष्टिकोण है वो भी देखिए। उनकी दृष्टि में जो उनका दूसरा दृष्टिकोण था, जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंध, यानी जो उनका दृष्टिकोण था उसका जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंध था। और इस अवधारणा के तहत उनका मानना था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। और उनका मानना था कि युद्धों से जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन, धन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर का उदय कब और कैसे हुआ। तो हिटलर के उदय की एक संक्षिप्त कहानी आप इसमें समझ लीजिए कि कब और कैसे हुआ। तो हिटलर ने 1919 में वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली जर्मनी में, और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर उसे सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दे दिया। यही पार्टी बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जानी जाती है। महामंदी के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी, ध्वस्त हो चुकी थी, तो काम धंधे बंद हो रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, जनता लाचारी और भूखमरी में जी रही थी। तो नाज़ियों ने प्रोपेगेंडा के द्वारा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद लोगों को दिखाकर अपना नाज़ी आंदोलन चमका लिया। और इसी के बाद चुनाव में 32% वोट से 32% वोट से हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। हिटलर की राजनैतिक शैली कैसी थी, या हिटलर की राजनैतिक शैली का वर्णन कीजिए। तो आप जो है कि वर्णन 4 बिंदुओं में करेंगे। इसका मतलब ये 4 नंबर का प्रश्न है। देखिए उसकी जो राजनीतिक शैली थी उनमें निम्नलिखित बातें शामिल थीं। पहली बात, वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन करने में विश्वास रखता था। दूसरा, वह लोगों का भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं करता था। तीसरा, स्वास्तिक छपे लाल झंडे नाज़ी सैल्यूट का प्रयोग किया करता था और भाषण खास अंदाज में दिया करता था। भाषणों के बाद तालियां भी खास अंदाज में नाज़ी लोग बजाया करते थे। यह उनकी एक शैली थी, भिन्न शैली थी। और चौथा है, चूँकि उस समय जर्मनी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए वह खुद को मसीहा और रक्षक के रूप में पेश कर रहा था, जैसे जनता को इस तबाही से उबारने के लिए ही वह अवतार लिया हो। बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो शुरुआत कैसे हुई थी। जो जर्मनी का तानाशाह हिटलर था वो जर्मन साम्राज्य का प्रसार करने के लिए एक पर एक जो है दूसरे देशों पर हमला बोल रहा था, और जब उसने पोलैंड पर हमला बोला तो वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया।
लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया कि इसका अंत कैसे हुआ। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा तो धूरी राष्ट्रों को घुटने टेकने पड़े। इसके साथ ही हिटलर की पराजय हुई और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका के बम गिराने के साथ द्वितीय विश्व युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है कि वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थीं। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो वाइमर गणराज्य के सामने निम्नलिखित समस्याएं थीं। इसको आप पॉइंट्स में लिखेंगे। पहली समस्या थी युद्ध में पराजय और राष्ट्रीय अपमान और हर जाने के लिए वाइमर गणराज्य को ही दोषी ठहराया गया। गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर उनका मजाक जर्मनी में उड़ाया जाता था। दूसरी समस्या थी रूस की बोल्शेविक क्रांति की तरह ही जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग द्वारा विद्रोह की योजना बनाई गई। इसे वाइमर गणराज्य ने विफल तो कर दिया, परंतु जर्मनी के साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। तीसरी जो समस्या थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब कर्ज और हर्जाना चुकाने से मना कर दिया गया तो फ्रांस ने उसके बहुत से आर्थिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। जर्मनी के बहुत से आर्थिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। और चौथा कारण जो है या चौथी समस्या इसकी है कि 1923 में वाइमर गणराज्य को आर्थिक संकट इस कदर झेलने पड़े कि उसके मुद्रा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी कम हो गई और कर्ज और महंगाई मुद्रास्फीति काफ़ी बढ़ गई, जिसे निपटने के लिए उसे अमेरिका से आर्थिक मदद कर्ज के रूप में लेनी पड़ी। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए कि इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाज़ीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। तो उत्तर इसका जो है होगा कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। धीरे धीरे नाज़ीवाद एक जन आंदोलन का रूप लेता गया और जर्मनी में नाज़ीवाद को लोकप्रियता मिलने लगी। यानी कुल मिलाकर वहाँ की जो आर्थिक हालात थे उसका फ़ायदा जो है नाज़ियों को मिला और वो लोकप्रिय होते गए। फिर इसके बाद हिटलर एक ज़बरदस्त वक्ता भी था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी, जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। तो ये सब जो है कि कारण थे जिससे कि नाज़ी और ज़्यादा लोकप्रिय होते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। फिर से प्रश्न सुन लीजिए। नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो आपका उत्तर होगा निम्नलिखित तरीके हैं जिसको कि वो अपनाए थे। तो कौन से तरीके। तो पहला तरीका था हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत को समझता था। दूसरा, हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए
नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं भी आयोजित कीं। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बन जाती थीं और नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया हो। और एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, यानी जर्मनी। तो जर्मनी के लोगों को यह छवि, यानी कि हिटलर की छवि या उसके प्रचार प्रसार या जो भी तौर तरीके थे वो इतने आकर्षक लग रहे थे कि लोगों को लगने लगा था कि यह जर्मनी की प्रतिष्ठा और उनके चकनाचूर हुए गर्व को वापस दिला सकता है। और यही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि देश को आगे ले जा सकता है। इसके बाद एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए कि लोकतंत्र को ध्वंस करने के लिए हिटलर तथा नाज़ियों ने क्या क्या कदम उठाए। तो जैसे ही 1933 में जो हिटलर था वो सत्ता में आया तो उसने लोकतंत्र का ध्वंस किया, उसको चकनाचूर किया। और आपको पता है कि जर्मनी में एक अग्नि अध्यादेश जारी किया गया था। इसके जरिए जो है अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे जो नैसर्गिक अधिकार हैं लोगों के, उन अधिकारों को छीन लिया गया, निलंबित कर दिया गया। इसके बाद कम्युनिस्टों की बर्बरतापूर्वक दमन किया गया। जो कम्युनिस्ट थे उनका दमन किया गया और उनकी हत्याएं भी करवाई गई। सभी राजनीतिक विरोधी और गैर नाज़ियों की भी हत्याएं करवाई गईं या उन्हें यातना गृह भेज दिया गया। ये सब लोकतंत्र के ध्वंस की प्रक्रिया है कि कैसे लोकतंत्र समाप्त किया। अगला देखिए, नाज़ी पार्टी तथा उसके संगठनों के अतिरिक्त सभी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समाज पर निगरानी और नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते भी गठित किए गए। फिर इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जर्मनी में आए 1923 के आर्थिक संकट पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि 1923 में जो आर्थिक संकट जर्मनी में आया था उस पर एक टिप्पणी लिखना है कि क्या हुआ। तो इसका पहला उत्तर होगा कि प्रथम विश्व युद्ध, जो कि जर्मन साम्राज्य या जर्मनी कर्ज लेकर लड़ा था और जर्मनी को हर्जाना भी स्वर्ण मुद्रा में देना पड़ा। यानी एक तरफ वो युद्ध कर्ज लेकर लड़ा और दूसरी तरफ जब हार गया तो उसे हर्जाना भी स्वर्ण मुद्रा के रूप में देना पड़ा। बड़ी मात्रा में कागजी मुद्रा छापने से जर्मनी में अति मुद्रास्फीति आ गई। वहाँ की मुद्रा मार्क की कीमत गिर गई। करोड़ों, मतलब एक डॉलर के मुकाबले जो है कि करोड़ों करोड़ मार्क देने पड़ते थे। ये आपको किताब में बताया गया है। और चौथा कारण या चौथा प्रभाव, महंगाई बहुत बढ़ गई। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए जर्मनी अमेरिका से शर्तों के आधार पर आर्थिक सहायता लेना शुरू कर दिया। और जर्मनी आखिरी है और जर्मनी का कर्ज और हर्जाना न चुकाए जाने पर फ्रांसीसियों ने, यानी वर्साय संधि में जो उस पर हर्जाना लगा था उसको न चुकाया, जब वो नहीं चुका पाया तो जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक इलाकों पर कब्जा कर लिया गया फ्रांस के द्वारा और उसके कोयला के भंडार जो थे उस पर भी कब्जा कर लिया गया। नेक्स्ट
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए कि जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना के क्या कारण थे। ये भी प्रश्न बच्चों अति महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको समझिएगा कि जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना के क्या कारण थे। वाइमर गणराज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई और सम्राट के त्यागपत्र के पश्चात वहाँ की संसदीय पार्टियों ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की और इसी को हम लोग वाइमर गणराज्य कहते हैं। चूँकि नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना वाइमर नामक जगह में हुई थी, वाइमर प्रांत में हुई थी, इसलिए उसे वाइमर गणराज्य भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए एक एक करके, यह एक संघीय और लोकतांत्रिक गणराज्य था जिसका एक लोकतांत्रिक संविधान भी था। ये विशेषता है। दूसरी विशेषता, इसमें प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए औरत सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया, प्राप्त हुआ। और तीसरा, इसमें आनुपातिक चुनाव प्रणाली की व्यवस्था थी। और चौथा इसकी विशेषता जो है, चौथी विशेषता, धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपात लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। बच्चों, इस पाठ के अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं जिसको आप ध्यान से समझ लीजिए। एक और है, नाज़ी जर्मनी में बच्चों और युवाओं के प्रति अपनाई गई नीति का वर्णन कीजिए। तो क्या नीति थी बच्चों और युवाओं के प्रति नाज़ी जर्मनी की जो है, इसको देखिए एक एक करके नीति को। पहली नीति, बच्चों के लिए नाज़ी विचारधारा की जानकारी आवश्यक थी। उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर इसकी शिक्षा दी जाती थी। अवांछित बच्चों को स्कूल से निकाला गया। तीसरा, जो बच्चे नाज़ी टेस्ट में पास हो जाते थे उन्हें पाला जाता था और जो अवांछित थे उन्हें अनाथालयों में डाल दिया जाता था। चौथी नीति, नाज़ी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया और उन्हें उसी पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। और इस पाठ्यक्रम में यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करने को कहा जाता था। पांचवा देखिए, खेल कूद के जरिए भी युवाओं में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। ये जो है कि एक एक करके आपको कारण बताए जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। और जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंप दी गई थी। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। अब एक बच्चों जो है, ये भी अति महत्वपूर्ण है प्रश्न कि नाज़ियों द्वारा यहूदियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। तो बहुत ही, आप पूरे चैप्टर को पढ़े हैं, इसका उत्तर जो है कि आपके दिमाग में आ गया होगा। यहाँ पर फिर से इसको रिपीट कर दिया जा रहा है कि नाज़ियों द्वारा यहूदियों के साथ किया गया बर्ताव इंसानियत की हद से भी कहीं ज़्यादा बुरा और बर्बर था। यहूदियों पर जुल्म की दास्तान कई चरणों में थी, जो कि इस प्रकार है, इसको देख लीजिए। पहले तो यहूदियों को जर्मनी की नागरिकता से बेदखल किया गया। फिर उनसे कहा गया कि उन्हें जर्मनी के बीच रहने का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। कई कानूनी उपाय कर उन्हें सरकारी सेवाओं से निकाला गया। उनके व्यवसाय का बहिष्कार हुआ और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे बेच दिया गया। उनके संपत्तियों को लूटा गया और उन्हें जला भी दिया गया। फिर इसके बाद आप देखिए दूसरा, सितंबर 1941 में यहूदियों को हुक्म दिया गया
कि वह डेविड का पीला सितारा अपने छाती पर लगा कर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज़ों और घरों के बाहर भी यही पहचान चिन्ह छाप दिया गया, यानी लगा दिया गया, और उन्हें घेटों बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाने लगा। और तीसरे चरण में आप देखिए कि समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटों बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में ले जाया जाने लगा और उनको गैस चैम्बरों में झोंक दिया जाता था, जहाँ कि वो मर जाते थे। तो बच्चों, ये इस पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन सारे प्रश्नों को जो है कि आप लिखेंगे। एक दो प्रश्न आप और देख लीजिए जो कि महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी के बारे में आपको लास्ट में बताया गया था चैप्टर में, तो गांधी जी पर भी एक प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने एडोल्फ हिटलर को क्या नसीहत दी। तो ये देखिए प्रश्न। तो महात्मा गांधी ने पत्र के माध्यम से एडोल्फ हिटलर को नसीहत दी कि हमें हिंसा के रूप में अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। ये पत्र में जो है महात्मा गांधी ने हिटलर को लिखा था। एक बच्चों जो है कि बहुत ही फेमस जो है कि दार्शनिक हैं, अर्थशास्त्री या क्रांतिकारी इनको कह सकते हैं, कार्ल मार्क्स। तो ये कौन थे और उनके विचारों का 1917 की रूसी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आप जो है संक्षेप में देख लीजिए। तो कार्ल मार्क्स आपको पता है कि एक जर्मन यहूदी थे जो इंग्लैंड में रहते थे। वह एक विचारक थे और उनके विचारों का प्रभाव रूस ही नहीं अपितु पूरे विश्व पर पड़ा। उनके अपने विचारों को यानी उन्होंने अपने विचारों को अपनी पुस्तक दास कैपिटल में लिखा है और उनके विचारों का सीधा असर रूस के समाजवादियों पर पड़ा। उन्होंने कार्ल मार्क्स के विचारों को अपने आंदोलनों में शामिल कर लिया। अब विचार थे क्या, ये आप समझ लीजिए। बहुत ही क्रांतिकारी विचार थे उनके, बहुत स्पष्ट हैं। इसको आप एक एक करके देखिए। उनका पहला विचार कि किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निजी संपत्ति पूंजीवाद की जननी है। दूसरा विचार, पूंजीपति लोग अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं। तीसरा विचार, संसार भर में उत्पादन के साधनों पर किसानों और मजदूरों का हक होना चाहिए तथा उन्हें शोषण से मुक्ति तभी मिल सकती है। और अंतिम विचार देखिए, वैसे तो और भी बहुत सारे विचार हैं उनके, लेकिन यहाँ पर 4 प्रमुख विचार बताए गए हैं, उसको आपको जानना है। शांतिपूर्ण ढंग से पूंजीवाद से निपटा नहीं जा सकता है, यानी पूंजीवाद शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मिट सकता है। इसके लिए हड़ताल और क्रांतियाँ करना आवश्यक है। तो बच्चों, आपका अध्याय इन्हीं प्रश्न और उत्तरों के साथ समाप्त होता है। सभी बच्चे जो है इन महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों को लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो समय से सबमिट कर दें। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।